हेलो। वॉइस आ रही है बेटा जोगिंदर? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। आ रही? कैसे हो बेटा? ओके सर। अभी करते हैं क्लास स्टार्ट, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। अभी ज्वाइन नहीं किया सबने सर, तो कर नहीं लो नहीं, स्टार्ट। अभी नहीं। हाँ, अभी ज्वाइन करने में टाइम, क्योंकि आज ज्यादा ही ठंड है ना। ठंड बहुत है सर, वो एक्सट्रीम कोल्ड चल रहा है सर। आज जम्मू जे एंड हम्म, के में तो बहुत ज्यादा ठंड चल रही है सर। कहाँ पे? वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर सर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। ओके ओके, जम्मू से आप? है सर। ओके बेटा, जम्मू जम्मू से जोगिंदर आप? जम्मू से। जी सर, जम्मू जम्मू। जम्मू में तो बेटा बहुत कड़ाके वाली ठंड हो रही होगी इस समय। बहुत ज्यादा सर, एक्सट्रीम बोलूंगा कोल्ड। जोर है इसका। कोहरा छोरा लग जाता है सर, बर्फ जो है ना वो पड़ गई है। समझ सकते। हाँ सर। ले, हाँ बेटा, मैं ये समझ वाला रहा ही हूँ। इसका बस। जी सर, जी सर। करो ना। ये ये आज एक मिनट कर देता हूँ। ठीक है। तुमने भी कर कर। वॉइस आ रही है बेटा जोगिंदर, संदीप, आपको? आरती मेरी? सर आ रही सर है, आ रही है अभिषेक सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर गुड अभिषेक? मॉर्निंग अभिषेक। अच्छा अच्छा, आरती के डिवाइस से आए हो आप बेटा? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली आ नहीं पाया अपना, नॉट फीलिंग वेल, हाँ, बुखार है एक्चुअली मुझे। कोई नहीं बेटा, होता है, ठंड में चलता है बेटा। आज का टॉपर हाँ, हाँ। अभिषेक डेली क्लास लेते हैं हमारी, कोई नहीं बेटा। ठीक है। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना? बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? किसी को याद है? संदीप, जोगिंदर, कुछ आइडिया बेटा? पिछली अभिषेक, क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। हम्म। सर हमने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखा था। वेरी गुड। फिर? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वेरी गुड। उसके बाद फिर? सर प्रॉमिस क्या होता है, हम्म। और फिर? एग्रीमेंट के क्या क्या सेट्स ऑफ प्रोमिसेस होते हैं, वेरी गुड। फिर? और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हम्म। और वैलिड और वॉइड और वॉइडेबल हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स। और सर हमने हम्म। माइनर और ये सब मेजर ये सब पढ़ा था। हम्म। उसके बाद अभी स्टडीड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने?
इसमें हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मेजर और साउंड माइंड वाले। हम्म उसके बाद देन वी स्टडीड मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसेंट। तो चलो शुरू करें। प्री कंसेंट के एब्सेंस में क्या क्या पढ़ा था बेटा बताओ। जोगिंदर, अभिषेक, संदीप, क्या क्या पढ़ा था? बोलो बेटा। सर इसका हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट, कोलिजन, इफेक्ट ऑफ कोलिजन, कॉन्सिक्वेंसेस और अनड्यू इन्फ्लुएंस। वेरी गुड। और हमने पढ़ा था एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस एक्ट आर। बाकी तो हमने आज पढ़ा था फ्लॉट शायद। हाँ। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली है क्या, ध्यान से सुनना। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले मैं वेजरिंग, कंटीजेंट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा क्योंकि अभी बच्चे कम ज्वाइन हो रहे हैं, सीख रहे हैं और ये इजी टॉपिक है। ओके ठीक, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करूं बेटा अभिषेक? जी प्लीज करिए सर, रेडी फॉर दैट। ठीक, ठीक है बेटा। एक मिनट बस। गुरुजी आपने जो मुझे वो एक अटैचमेंट दिया था जिसमें था जो अटैचमेंट कलर अटैचमेंट था, तो वही आज उसी पे वही खोल लेके आज आपका आ गया था कंटिंजेंट एंड। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, ये मिल गया बेटा सबको? हाँ दिख रहा है सबके सर, पास अवेलेबल है? जी जी। इसको स्क्रीन को एक मिनट में बड़ा कर दूं, यस सर है ना? ठीक है ना, ये दिख रहा है बेटा सबको? जी दिख रहा है। यस सर। ठीक है ना। बेसिकली आपका जो टॉपिक है आज वेजरिंग, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, इसको कवर करेंगे हम। ठीक है ना, इसके बीच में जो टॉपिक रह जाएगा वो हम करते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि आज बच्चे कम ही आ रहे हैं, मे बी शायद ठंड की वजह से कि क्या दिक्कत है। सर देखो आप ऑनलाइन बेसिकली है। हम्म हाँ बताइए सर। देखो आप एक मिनट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड और वैलिड का मतलब पता ना बेटा सबको? यस सर। वॉइड का मतलब क्या होता था बताना बेटा ना। संदीप, क्या होता है वॉइड का मतलब? वर्ड सर जैसे कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही गलत था। इसको बड़ा करना है सर, जैसे व्हाट्सएप कर दीजिए आपको। नहीं, इस नंबर पे एकेडमिक है। रुको एक मिनट में कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, हाँ मैं कर रहा हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। वर्ड बताओ बेटा अभिषेक, वर्ड और वैलिड और वर्डेबल क्या होते बॉन्ड थे? का मतलब ये होता है तो जब जब दोनों पार्टी से वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। और वैलिड होता है जो एग्रीमेंट दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वेरी गुड। एंड जी। वर्डेबल? वर्डेबल जो एक सिंगल पार्टी से होता है। एक सिंगल पार्टी से सिंगल पार्टी से एग्रीमेंट खत्म हो जाता है एक तरफा, इसीलिए एक तरफा हो एक, गया। हाँ मतलब कोई एक एक पर्सन उस डैमेज करता है या फिर ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे हमने यस। कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में इसको डिटेल में कवर अप किया था। ठीक है ना बेटा। हम्म। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है जी ना, हमारे टॉपिक में आज 3 मेन टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पैटर्न से। ठीक है ना, मैं अभी बेटा ये जो हैंड रिटन नोट है ना, इससे अभी हैंड रिटन नोट से करा रहा हूँ।
इसके बाद मैं क्या कराऊंगा आपको, जो मैंने पहले पीडीएफ जनरेट कराया था ना, जो एक कलरफुल वाला था, उससे कराऊंगा, ठीक है ना। पहले हैंड रिटन से कराने का मकसद क्या है कि आपको पूरी नॉलेज हो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर। क्योंकि इसमें हैंड रिटन नोट्स है ना, बेजिंग और कंटिजेंट दोनों है। तो मैं, आओ बेटा, मानो बेटा, काफी लेट आया। अरे कोई नहीं, चलता है, ठंड है, कोई नहीं बैठ जाओ, ठीक है। देखो आप बेस दिख रहा है, पता कैसे चलता रहेगा सर, इससे बच्चों को पता चलना चाहिए ना, मतलब स्क्रीन के बारे में। अभी हम क्या शुरू करेंगे गुरुजी, क्या अभी क्या स्टार्ट करेंगे अभी हम? वेजरिंग कंटिजेंट और कंटे, कॉस्टिंग। हाँ हाँ, ओके, वेजरिंग एंड शुरू करिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जी सर, शुरू करिए सर ठीक है प्लीज। ना, रेडी है सर, सब रेडी है। ठीक है ना। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। इसको आप लिख भी सकते हैं बेटा, ठीक है ना, अपनी कॉपी में। आज जो दिखाऊंगा ना मैं, ये काफी इजी है। हैंड रिटन मैंने खुद से लिखवाया है सारे बच्चों को, ठीक है ना, अपनी लॉ की क्लास में। तो मैंने कहा कि आपको ये दिखाई दूं पहले हैंड रिटन, फिर उसमें आएंगे कलरफुल वाले में। अच्छा, स्क्रीन में बेटा सबको विजिबल है, जो स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी दिख रही है? इसमें सर फिर पता नहीं चलेगा ना कि कोई ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं अपने में ही कर लूँ, ऐसे दिखेगा धीरे धीरे, क्या करूँ? नहीं कोई बात नहीं सर, ऐसे स्क्रीन छोटी दिख रही है, पहले सही दिख रही थी। पहले सही दिख, मेरी वाली स्क्रीन सही दिख रही थी बेटा। यस सर। हाँ सर, हाँ, फुल स्क्रीन पे आ गया था आपका ये अटैचमेंट, तो दैट वाज ठीक है, क्वाइट ठीक, रीडेबल। ठीक है, मैं फिर अपनी अब स्क्रीन आ में गया, अभी ये, सही है, आ अभी गया, आ गया। सही है सर। अब बेटर है, अच्छा बेटर अब है। सही है, अब यस सर। सही है। यस सर। देखो बेटा, बेसिकली आपका जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, वो कौन सी डीलिंग करता है? सेक्शन 31, ठीक है ना। वेजरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर, बस उनमें फर्क क्या, अभी ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और A contract to do or not to do if some event collateral to such contract does or does not happen. Okay. Contingent. Contract. Contract to do or not to do if some event collateral or collateral to such contract. Does not. ओके सर, स्टार्ट करिए।
वॉइस आ रही है बेटा संदीप जोगिंदर आपको? यस सर, आ रही है सर। यस सर, ठीक है अभी आ ठीक रही है। है। ठीक है, वो एक्चुअली मेरा म्यूट था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब देखो ध्यान से समझेंगे। अब देखो ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। आज जो टॉपिक करेंगे उसकी पहले एक समरी बता देता हूँ, ठीक है ना। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 30, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31, ठीक है ना। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से 72 तक, ठीक है ना। तो बेसिकली वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, जैसे विनिंग और बैटिंग का होता है, ठीक है ना। कि जैसे इंडिया ने, मैंने एक शर्त लगाई, एक बेट लगाई किसी पर्सन से कि इंडिया जीतेगी तो मैं उसको मनी अमाउंट पे करूंगा, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन ने कहा अगर पाकिस्तान जीते तो मुझे पैसा देगा। तो इसमें दो पार्टीज बैटिंग कर रही हैं, ठीक है ना। एक तरह से बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई एक पार्टी जीता है तो उसको अमाउंट पे करेगी। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, ठीक है ना। मैं अभी इसको समझाऊंगा, वॉइड होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है बेटा आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। संदीप जोगिंदर, वॉइस आ रही है ना बेटा मेरी? जी सर, यस सर, आ रही है। सुनते जाओ, ठीक है ना। डाउट होगा फिर जी पूछते रहना आप। जी सर। सुनते रहो बस ध्यान से मेरी बात को, फिर मैं पढ़ाऊंगा अपने पीडीएफ से, ठीक है ना। पहले एक समरी बता दूं, ठीक है ना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 31 में आता है, ठीक है ना। सेक्शन 31 में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका? डिपेंड होता है किस पे? किसी काम के हैपनिंग में, कि वो हैपन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नाम है बेटा? वो शिवानी। शिवानी, अच्छा। आपका बेटा? नहीं ज्वाइनिंग है। आ जाओ, बैठ जाओ बेटा, ठीक है ना। बेसिकली हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। पहले मतलब क्लासेस ली हैं कि अभी पहली बार आए हुए हैं? मेरी फर्स्ट है, मेरी थर्ड है। अच्छा अच्छा। देखो देखो ध्यान से समझना आप। हमारा क्या चल रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? आपका बेसिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है ना। इस बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर को प्रपोजल कहा जाता है। फिर एक्सेप्टेंस होता है आपका। एक्सेप्टेंस के बाद हमने व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर पढ़ा। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? जैसे मैं आपको अपना घर रेंट पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। यस, ध्यान से सुनते रहना आप। मैंने आपको अपना घर रेंट पे दिया। अब आप मेरे घर पे रह रहे हो तो आप मुझे समथिंग इन रिटर्न क्या दोगे? रेंट दोगे, ठीक है ना। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? रेंट, ठीक है ना। और उस पर्सन के लिए क्या है? घर जो रह रहा है। क्लियर है? कंसिडरेशन के हमने एक्सेप्शंस किए थे पिछली क्लास में, जैसे कि नेचुरल लव, अफेक्शन, ठीक है ना। कंसिडरेशन आपका क्या होता था? वैलिड होता था, ठीक है ना। और विदाउट कंसिडरेशन क्या होते थे आपके? एग्रीमेंट वॉइड होते थे, ठीक है ना। हमने वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो ट्रू होते हैं, करेक्ट होते हैं दोनों पार्टी से, ठीक है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो दोनों पार्टी से क्या होते हैं आपके? इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ लॉ दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसे कोई स्मगलिंग हो गया, किसी का मर्डर है, ठीक है, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए बेटा? वॉइड हो गए, ठीक है ना। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट आता था कौन सा? वाइडेबल। वाइडेबल में हमने फ्री कंसेंट में पढ़ा था।
जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो एक फ्री कंसर्ट होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोर्जन मैंने बताया था किसी को थ्रेटन करना, किसी को मारने की धमकी देना, थ्रेटन करना, ठीक है ना, धमकी देना या फोर्सफुली उससे काम करवाना। उसके बाद अंडू इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा था। अंडू इन्फ्लुएंस में क्या था हमारा, एक तरह से हस्बैंड वाइफ, पेशेंट डॉक्टर, ठीक है ना, और पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है ना। फ्रॉड, फैक्ट को जानते हुए इंटेंशनली मैं कुछ गलत कर रहा हूं, फ्रॉड होता था, मिस रिप्रेजेंटेशन होता था, मेरी इंटेंशन ही। मिसरिप्रेजेंटेशन इज एन अनइंटेंशनल एक्ट टू डू समथिंग। क्लियर है ना यहाँ तक बेटा? ठीक है ना। जो बेटा कोर्जन, फ्रॉड, ठीक है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन और आपका क्या था बताओ, अनड्यू इन्फ्लुएंस, या क्या होते थे चारों के चारों आपके, ये चारों के चारों वायडेबल होते थे एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, यानी कि इट मस्ट बी वन पार्टी डिस्चार्ज या ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज यानी कि खत्म होना, ब्रीच यानी कि बीच में तोड़ देना, ठीक है ना, एक पार्टी इसको कर देता है तो क्या है, वॉयडेबल। क्लियर है? हमने वाइड, वॉयडेबल और वैलिड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि कल को हमारे पास कोई केस स्टडी होता है तो हम इसका आंसर करेक्ट से दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया था पिछली क्लास में, ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। आज जो मैं टॉपिक कराऊंगा ना, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम, ठीक है ना। पिछली क्लास का एक बार रिमाइंड करा दो सर, क्योंकि मैंने रिमाइंड करा तो दिया बेटा, हाँ वही जी, करा। अच्छा हाँ जी। कंसिडरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन में एक्सेप्शन पढ़े थे, ठीक है ना, कि अगर आपका नेचुरल लव अफेक्शन है, टाइम बेयर डेप्थ है, कोई गिफ्ट है, कोई एजेंसी है, ठीक है ना, इन चारों केसेस में क्या होगा, आपका कंसिडरेशन वैलिड ही माना जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना बेटा? ये हम एक तरह से अपनी तरफ से देते ही, तो एक तरह से हम आपने किसी को गिफ्ट दिया तो आप उससे कोई समथिंग रिटर्न तो मांग नहीं सकते, तो आपका कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद जो आज टॉपिक करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज जो टॉपिक करने वाले हम, काफी हद तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आज मैं खत्म कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, काफी दिन से चल रहा है और भी हमें बुक पढ़नी है, और आपका सिलेबस थोड़ा लेंथी है, मैंने आपको पहले भी बोला था। पेपर ऑफ पैटर्न मैंने समझा दिया था, पिछले साल का एमसीक्यू था, इस बार भी एमसीक्यू ही रहेगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है ना। अब एमसीक्यू रहे तो ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। थ्योरी में तो लिखने में दिक्कत होगी, सबको कहाँ तक लर्न कर पाओगे, अगर आएगा भी तो आपको इसमें सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, सारे सेक्शन लर्न करना आसान बात नहीं, ठीक है ना। आपको टोटल कितनी बुक को पढ़ना है, टोटल आपकी बुक 8 होंगी। मैंने 8 के नाम बता दिए थे पिछली क्लास में, पेपर का पैटर्न बता दिया था, और एग्जाम कब होंगे वो भी बता दिया था, ठीक है ना, सितंबर के फर्स्ट वीक में मान लो, ठीक है ना। आज जो टॉपिक करेंगे हम, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका सेक्शन 30 डील करता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 डील करता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा करता है, सेक्शन 68 से 72। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यू में आते ही आते हैं, ठीक है ना। पहले इसको कवर कराता हूँ, फिर जो बचे कुछ टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अब सर, बेसिकली हाँ बोलो बेटा। ये आपने आपने कहा बेजिंग है, इसको कैसे स्पेल करेंगे, बेजिंग क्या वेजिंग? एक मिनट बेटा, मैं मनीष ये अभिषेक दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा लास्ट में ना, ये स्क्रीन देखना एक बार, ठीक है ना। जी जी जी, हाँ देख रहा ये हूँ। मैंने ये लिखवाया था बेटा नोट्स, ठीक है ना, फिर मैंने कहा यही शो करता हूँ पहले। वेजरिंग बोलते हैं, अच्छा, क्लियर है ना वेजरिंग, बेटा? थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू थैंक वेजरिंग, यू सर। वेजरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभिषेक ध्यान से सुनना, मैं एक बार एक समरी बता देता हूँ 1-1 मिनट की, ठीक है ना, फिर जी जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर इंडिया जीतती है तो मैं आपको 1000 रुपए पे करूंगा, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन ने कहा कि अगर आप, ये सेकंड पर्सन कह रहा है कि अगर फर्स्ट ये पाकिस्तान जीते तो मैं पे करूंगा फर्स्ट पर्सन को। तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या आपका वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इवेंट होगा तभी आपको अमाउंट उसका मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे इलीगल एक्टिविटीज का हमने क्या था ना, ठीक है ना, वायलेट नहीं।
इसके बाद वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये आता ही आता है बेटा, इसी के लिए करा रहा हूँ, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपका होता है सेक्शन 31, ठीक है ना। बेसिकली जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी काम को करना या ना करना, उसका जो इवेंट है वो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के कि वो होगा कि नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेंगे, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी में तीन तीन आपके टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते थे, फायर, मरीन और लाइफ इंश्योरेंस। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये किस पे एप्लीकेबल है, जैसे फायर और मरीन, ठीक है ना। आपकी गाड़ी में आग लग गई, एक तरह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है व्हीकल का, ठीक है ना। तो आपका गाड़ी का जब एक्सीडेंट होगा तभी तो आपका उसका पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड। वॉइड, इसको एक बार लिख लेना आप कॉपी में कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। क्यों? क्यों कभी ना कभी होंगे, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेंगे, इवेंट के हैपनिंग में, ठीक है ना। इवेंट होगा तो उसका पैसा मिलेगा, अगर इवेंट नहीं होगा तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। जैसे आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका एक्सीडेंट होगा तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। अब आपका एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा पूरे साल, ठीक है ना, तो आपको उसका पैसा कैसे मिल जाएगा। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। तो इसकी मीनिंग सिंपल सी देखो बेटा आप, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी काम को करना या फिर ना करना, जो इवेंट है आपका। कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है, ड्यूटी को परफॉर्म करना, ठीक है ना। परफॉर्मेंस, कोलेटरल्स क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब कोलेटरल इवेंट की इसमें एक मीनिंग दिखाया, ये लिखवाया था बेटा, ठीक है ना। मैंने फिर वही लिया है, मैंने पार्ट वाइज सारी यूनिट को डिवाइड कर देता है क्योंकि फिर एक वो हो जाती, कंफ्यूजन हो जाती। देखो कोलेटरल इवेंट क्या आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, ठीक। अब देखो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल। सबसे पहला जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका डिपेंड किस पे रहेगा, किसी काम के होने या फिर ना होने पे, ठीक है ना। हाँ, ना होने पे, ठीक है। इसके बाद देखो आप, इट डिपेंड ऑन सम इवेंट और कंसिडेंट कंडीशन प्रिसीडेंट और सब्सिक्वेंट। यानी कि कोई काम पहले हो चुका है, उसके बाद जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। और एक्सीडेंट होने वाला है, आगे होगा, उसमें आपको पैसा उसका मिलेगा। यहां तक क्लियर है। आगे चलो मैं, जोगिंदर, जी जी संदीप, अभिषेक। जी सर, जी सर। यस सर। क्या बेटा? एक्सीडेंट होने वाला है हाँ उसमें उसमें तो मिल जाएगा। हाँ मिलेगा। अब अगर हो गया तो मिलेगा नहीं आपको, अच्छा ठीक है इंश्योरेंस ना। होगा ना। हो गया, अगर हो गया एक्सीडेंट तो मिलेगा ही आपको पैसा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, जो इवेंट है आपका कोलेटरल होगा। कोलेटरल मैंने बताया कि ऐसा इवेंट जो परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, कि वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो अनसर्टेन नहीं, मतलब एक अनसर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन अनसर्टेन इवेंट। कहने का मतलब है कि आपसे कोई प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, चांद तारे तोड़ के अरे धरती पे लाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल इवेंट इज वैलिड और वॉइड। आप बताओ बेटा। कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड, वर्ड, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल है कि अगर आपसे कोई प्रॉमिस करता है कि मैं चांद तारे तोड़ के धरती पे लाऊंगा, तो ये क्या है, टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू डू टू इम्पॉसिबल एक्ट आर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ना। और सारे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो एग्जांपल है, जैसे आपका इंश्योरेंस है, ये आपका वैलिड है, बट इम्पॉसिबल एक्ट को करने का कॉन्ट्रैक्ट का क्या आपका वर्ड। क्लियर है ना। आज किसी को डाउट है बेटा ऑनलाइन में? सर ठीक है। आज आगे चलता रहूं ना मैं आज? जी हाँ, ओके, चलिए सर। ठीक है ना। आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे और अच्छे से कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो इवेंट है ना, वो आपका इवेंट अनसर्टेन है। अब इसमें देखो, मैं एक बात करना जरूरी कहना चाहूंगा। जो बेटा मैं नोट्स दे रहा हूं ना, मैं जब इस नोट्स को लिख लिया करूं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब मैं कहूँ प्रिंट तब निकालना, ठीक है ना। मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ प्रिंट निकाल रहे हैं, उससे होगा क्या,
मैंने ना नोट्स है ना अभी बहुत सारे देने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको लॉ में वास्ट पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो जो चीजें लिखने वाले उसको लिखते रहो, जो जो नोट्स निकालने उसको निकालते रहो। क्लियर है ना बेटा? अब जैसे मैंने ये आपको पीडीएफ दिखा रहे उसको लिखना नहीं है, समझना है, ठीक है। रखे रहना अपने पास, ठीक है ना। ये शॉर्ट पीडीएफ था, मैंने अपने बुक स्टूडेंट के फोटो खींच के खुद से बनाया था, ठीक है ना। अब इस पहले जो थे वो भी थे, इवेंट मस्ट बी असर्टेन। देखो अब इसमें क्या है, जो असर्टेन इवेंट है वो आपके होंगे नॉट कंटीजेंट। जैसे इम्पॉसिबल एक्ट है वो क्या है, नॉट कंटीजेंट कॉन्टेक्ट। तो क्या आ गया आपका वो वाइड वाइड कॉन्टेक्ट। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं मैं? जी। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एनफोर्समेंट, ठीक है ना। इसके रूल्स क्या है, देखो ध्यान से समझना आप। एनफोर्समेंट के रूल्स क्या है, ठीक है ना। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जोगिंदर, संदीप कोई बताएगा बेटा? अभिषेक? सर फोर्स 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 मारना। फोर्स मानना नहीं, जो अप्लाई हो सकता है। अच्छा बेटा मैं हाँ, आपसे एक अप्लाई सवाल, फोर्स करना, हाँ, अप्लाई करना फोर्स। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये अभिषेक, जोगिंदर और संदीप, आप जी एडवोकेट बनने वाले हो, ठीक है ना, और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि सपोज कोई ट्रैफिक चालान का रूल है, ठीक है ना। जो ट्रैफिक वाले वो लॉयर से ही सारे पुलिस वाले डरते हैं, क्योंकि लॉयर को अच्छी नॉलेज होती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रैफिक चालान का कोई रूल आया कि आपके जो विदाउट हेलमेट की पेनल्टी है वो 2000 हो गई, पहले 1000 अब 2000 हो गई। तो अप्लाई कब से, अब वो लाया कब, एनफोर्सेबल कब हुआ? 15 मार्च को हुआ। तो मुझे ओके। बताओ बेटा, वो मार्च के मिड महीने के मिड में एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, कि फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ मंथ से स्टार्ट होता है, सर आई महीने की बिलीव, पहली? सर हाँ, फर्स्ट से। सर वेरी फर्स्ट गुड। डे अप्लाई करने के फर्स्ट बाद। डे से होता है, ये यस। नॉलेज में आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, ठीक है ना। जी सर। कोई भी लॉ अगर आपका इम्प्लीमेंट होता है, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, वो हमारा कब आया था? 18 सितंबर 1872। तो वो एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अक्टूबर से। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई सा भी लॉ आपका अगर पार्लियामेंट में आता है, एनफोर्स जिस दिन किया जाता है, इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। मंथ। जैसे कि दो सर दिन सर के सर बोलो अभिषेक। सर अगर भाई हमने ये बिल और उसके बाद वो आया है, एक सेपरेट हो मिड गया ऑफ है, मंथ तो में वो आया भी है, मतलब 3 दिन तक हो जाएगा। तो इसका अप्लाई होगा नेक्स्ट कमिंग फर्स्ट डे पे हो जाएगा ना अप्लाई? हाँ हाँ जी बेटा, फर्स्ट फर्स्ट से ही हो जाएगा, ठीक है ना अभिषेक? अगर चाहे फर्स्ट वो डे से ही। चाहे मंथ के मिड में आया हो तब भी? हाँ, चाहे मिड में हो तब भी, चाहे वो अच्छा ओके। 20 तारीख को आए, चाहे 10 तारीख को आए, चाहे राइट 12 तारीख को आए, ठीक है ना। पब्लिक के लिए अप्लाई कब से होगा? फर्स्ट डे से, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो रूल्स रिलेटिंग एनफोर्समेंट, ठीक है ना। रूल्स रिलेटिंग एनफोर्समेंट में क्या बोला गया है, जो आपका एनफोर्समेंट है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इवेंट के हैपनिंग पे होगा, ठीक है ना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब से लायबल होगा? जब आपका कोई इवेंट अकर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपका कार का एक्सीडेंट हुआ तभी तो आपको इसके पैसे मिलेगा, उससे पहले से तो आपको क्लेम ले नहीं सकते इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो बेटा, कॉन्टीजेंट जो एनफोर्समेंट है वो नॉट हैपनिंग पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। मतलब नॉट हैपनिंग पे अगर आपके ऊपर रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल कब बंद हो जाएगा? जब उस, हाँ देखो, एनफोर्सेबल कब बंद हो जाएगा? जब कोई परफॉर्म टास्क पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका स्पेसिफाइड इवेंट पे डिपेंड करता है, विद इन द फिक्स्ड टाइम पे, ठीक है ना। फिक्स टाइम पे वो डिपेंड करेगा। जैसे आपका रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट जब होगा तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। इसके बाद देखो आप, इसके बाद जो लिखा है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, ठीक है ना, विद इन द कंटीजेंट और स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, ठीक है ना। ये भी सेम वही है, अगर आपका फिक्स टाइम पे काम नहीं हो रहा तो आपको उसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
सर? 36 है बेटा, 36 है। 36 है। ठीक है ना? 35 था। आपको सारे सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है यार। ओके। ठीक है ना? जो मेन हेडिंग है ना, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पार्टी। ठीक है ना, फ्री कंसेंट, कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, यही सब लर्न करना है। ये सारे नहीं लर्न करने, कहाँ तक लर्न कर पाओगे? ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका, एक मिनट, मैंने जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है बाद में कराता हूँ। पहले मैं आपको क्या कराता हूँ, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट। हाँ, इसमें वेजिंग है नहीं, ठीक है ना? वेजिंग आपकी उसमें भी नहीं है जो मैंने नोट दिया ना। सिंपली आप वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से इसमें जो डिफरेंस दिया उसी से समझेंगे। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो नोन एज बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल ए, देखो ए एग्जांपल से समझाता हूँ। ए बोलता है कि अगर इंडिया जीतेगी तो मैं पैसे पे करूंगा, 1000 की बेट लगाता है। और बी लगाता है बेट, अगर पाकिस्तान जीतेगी तो 1000 वो पे करेगा। तो जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे। जब इवेंट आपका होगा तभी आपको पे करेगा। ठीक है ना? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है ना बेटा यहां तक? तो इसको डिफरेंस से समझेंगे। जो वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 30 में आता है। ठीक है ना? अब इसकी मीनिंग क्या है? देखो, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर है ना यहां तक? यस, ठीक है ना? इसके बाद देखो, अगर जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं बेटा, 2-3 एग्जांपल पूछता हूं, ठीक है ना, माइंड टेस्ट करता हूं आपका। जैसे कि रेन है, बारिश होने पे ही मैं आपको पैसा पे करूंगा, तो आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि वेजरिंग है? नहीं। बारिश होने पे पे करूंगा। बारिश में सर वेजरिंग वेजरिंग सर वेजरिंग है। कंटीजेंट है कि वेजरिंग है? अभिषेक ध्यान से सोचो। बारिश होने पे ही पैसा पे करूंगा। अब बारिश सर नहीं भी तो हो सकती है बेटा, जरूरी थोड़ी ना होगी। खुद सोचो ना सर आप। मैच सर मैच जीतूंगा तो जो पैसा मिलेगा। बारिश की बात कर रहा हूं मैं, रेन की बात कर रहा हूँ। रेन हाँ होने मैं पे समझ गया पैसा हूँ सर, मिलेगा। मैंने उसको वहां एग्जांपल लेके सोच के देखा है। हम्म। बारिश होगी या मैच जीतूंगा, तो मैंने वो वहां कोरिलेट किया वहां पे। नहीं, दैट्स जो व्हाई आई सेड बारिश वेजरिंग। बारिश होगी तो बेटा कंटिजेंट में आता है। ठीक है ना? बारिश होना ना होना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? तो ओके, आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए मैं राइट राइट ठीक है क्लियर है सर। ना? अब ठीक है सेकंड सर। एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है ना? सेकंड एग्जांपल सेम आपका बैटिंग का है। अगर कोई बैटिंग का आ गया कि एक डिपेंडेंसी ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है, तो आपका क्या होगा? वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है ना बेटा यहां तक? क्लियर से क्लियर है। इसके बाद देखो आप, इसमें आता है सेकंड पॉइंट डिफरेंस का, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है ना? कि जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उससे बदला जा सकता है? क्या वापस लिया जा सकता है? नहीं, उससे वापस लिया नहीं जा सकता। बट बैट को उसी समय वापस कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया जा सकता, बट वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? संदीप, कोई डाउट है? संदीप, यस सर, जोगिंदर, आपको? क्लियर है सर। यस सर, ओके ओके ठीक सर। है ना? अब आता है आर सर्टेन इवेंट। ठीक है ना? जो इवेंट आपका इसमें कोलेट्रल है। कोलेट्रल मैंने आपको क्या बताया था? डिपेंडेंसी ऑन एन परफॉर्मेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना? कोलेट्रल इज इक्वल्स टू द परफॉर्मेंस। ठीक है ना? तो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कोलेट्रल परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका और सर्टेन रहेगा। ठीक है ना? सर्टेन इवेंट पे डिपेंड रहेगा। इसके बाद देखो, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके वेजिंग नहीं होते, बट वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना? मैच जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ठीक है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मे बी और मे नॉट बी वेजरिंग, तो इसको याद रखे रहना। ठीक है ना? A contingent contract is not a wagering, but नेचर wagering contract is contingent in nature. क्लियर? लास्ट पॉइंट भी आपका एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है कि कंटीजेंट आपका वैलिड है कि वॉइड। ठीक है ना? ये लर्न कर लेना आपको कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है? वैलिड है, बट वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका वॉइड है। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं मैं?
जी। बताओ बेटा जोगिंदर, अभिषेक, आगे जी चले सर, हम। चले सर आगे चले सर चले। कंटिन्यू एग्रीमेंट और वैलिड। इसके बाद आता है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, एक मिनट बेटा बस। हम्म हम्म। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, इसको बेटा बेसिकली क्या क्या बोला जाता है, सर फिक्शनल। सर सर हाँ एक्सक्यूज हाँ, मी, एक क्वेश्चन, एक क्वेरी है सर। बोलो ये जो हम बात अभिषेक। कर रहे हैं वेजन एग्रीमेंट, ये वॉइड है, लेकिन हम लोग तो एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ये मैच होगा, उसके पैसा दिया जाएगा। हाँ हाँ बट हाउ कम ये वॉइड हो गया? बेटा, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था। इलीगल एक्टिविटीज का क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही इलीगल एक्टिविटी तो है बैटिंग में आ रहा अच्छा समझ गया सर, समझ गया, ठीक है, गॉट इट। है, ठीक है ना। बैटिंग क्या आपका इलीगली तो है। इलीगल, ओके, अच्छा वैसे लीगल, हाँ अच्छा, तभी तभी हो गया। ठीक है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, ठीक है ना अभिषेक। राइट जो राइट राइट, वेजरिंग ओके। कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका रियल में एग्जिस्ट नहीं नहीं करता, करता। लीगल। ठीक है। इसका एक डाउट था। बोलो। सर जैसे अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि 18 या 20 तारीख को किसी भी मंथ की मीटिंग में एक कानून लागू होगा, एप्लीकेबल होगा वो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए। तो अगर कोई लाइक सुपीरियर जो भी एक पावर में है, वो अगर 18 तारीख के बाद नेक्स्ट डे ही उसका चालान काट देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। नहीं, कई पुलिस वाले होते हैं ना जो काट देते हैं चालान के, आपको पता नहीं है। पब्लिक को वो उतनी नॉलेज नहीं है ना, तो हाँ। अवेयर नहीं हो चीज से। जैसे आपका 1000 का चालान आया था, ठीक है ना, तो वो एक हफ्ते तक एक तरह से नोटिस में लाया गया था। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपका चालान काट सकता है जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं, ठीक है ना। अब जैसे आपका 1000 का जो चालान अभी आया था, पहले 100 रुपए था, 100 रुपए से सीधा 1000 कर देता विदाउट हेलमेट का, ठीक है ना। तो बेसिकली वो फर्स्ट से ही लागू होता है, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, कोई भी अथॉरिटी नहीं है पुलिस ऑफिसर की कि वो आपका चालान काटे विदाउट नोइंग द नॉलेज, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। वो अलग बात है, आप 18 साल से कम हो, आपको पता नहीं कि आपका इंश्योरेंस भी होता है और पोल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, ठीक है ना बेटा, ये होता ही एप्लीकेबल, ये 1 तारीख से एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, जैसे आपका बिल होता है, जैसे आप वुमेन का भी मोदी ने ये राम मंदिर जो बना है, ये भी बिल कब से लागू हुआ था, 1 तारीख से। कोई सा भी आप बिल ले लीजिए, कोई चालान ले लीजिए, कुछ भी, वो 1 तारीख से ही एप्लीकेबल माना जाता है। वो बेशक पास किया गया है बीच में, पर वो लागू कब से होगा, 1 तारीख से। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रीमेबल के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे जी चले बेटा, बताओ आप अभिषेक। सर, चले चले सर। ठीक है ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका फिक्शन ऑफ लॉ पे डिपेंड होता है, फिक्शन ऑफ लॉ। जैसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपके इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल से कैसे समझते हैं, देखो आप, जैसे कि मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, ठीक है ना, बट किसी डैमेजेस के लिए मैं लायबल हूं। जैसे मैंने आपको समझाया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हमने पढ़ा था, एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन साइन कर सकता है, मेरे को कोई बता सकता है बेटा। सर मेजर हाँ बता। मेजर कैन वेरी साइन, गुड। वन माइंड कैन साइन, हाँ, मेजर, साउंड माइंड वन और माइंड क्वालिफाइड बाय लॉ, क्वालिफाइड बाय दी पर्सन लॉ। क्वालिफाइड बाय लॉ, मैंने कराया था बेटा ये। यस एक सर, यस सर, कॉन्ट्रैक्ट को 3 पर्सन साइन कर सकते हैं, मेजर जो 18 साल से ज्यादा है, साउंड यस माइंड और क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है ना। यस ठीक है ना, यस। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाए जाते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाते हैं। जैसे जी, किसी इंडिया वाले ने पाकिस्तान एलियन एनिमी यानी कि पाकिस्तान चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो क्या आपके वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वर्ड में ठीक है आएगा। ना, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। यस तो ध्यान से समझना आप, जो अब जो टॉपिक है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, इसमें बेसिकली हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा था। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हमने क्या पढ़ा था, जो आपका मेजर है, मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, बट मेजर ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
आप 18 साल से कम, ठीक है ना। कई बच्चे 17 साल में लॉ कर रहे हैं, मान लो, ठीक है ना, ऐसा होता भी, करते भी, कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई बच्चा अगर 17 साल में लॉ कर रहा है एक्सपेक्ट एकेडमी से, ठीक है, आपकी एकेडमी से, अब एक्सपेक्ट एकेडमी और आपके बीच में क्या हो गया, एक तरह से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे हुआ, मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर कराया था कि मेजर अगर माइनर के साथ कर रहा है तो वाइड है, बट इफ नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये तीनों अगर सप्लाई करा जा रहा माइनर को, तो एक तरह से क्या माना जाएगा, ये एक तरह से क्वाजी, ठीक है ना। माइनर ने एकेडमी के साथ कोई साइन तो किया नहीं कॉन्ट्रैक्ट, कोई इनका लॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन भी नहीं, तब भी क्या माना जाएगा, वो एक तरह से उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, तो आपका क्या है, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में 5 काइंड्स आते हैं, जैसे कि आपका नेसेसरी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। फाइंडर ऑफ गुड्स है, कोई गुड्स को फाइंड कर लेता है, तब भी एक तरह का उसका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका कि ट्रू ऑनर मिलने पे उसका अमाउंट पे कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद दिखाता हूं जो जो आएंगे इसमें। देखो, सबसे पहले जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, आपका एक बेस्ड है प्रिंसिपल में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो गुड, एटमोस्ट गुड फेथ पे बना है, गुड फेथ है दोनों के बीच में, ठीक है ना। कोई कोर्जन नहीं है, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नॉट द रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है एक माइनर का किसी, जैसे एकेडमी वाले समझाते हैं, एक माइनर रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, एकेडमी के साथ, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर वो क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है ना, लॉ के तहत एक तरह से सही है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसके बाद आता है आपका, एक मिनट, ने साइलेंट फीचर्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। साइलेंट फीचर्स में क्या कहता है, ठीक है। इसमें देखो आप, एक फर्स्ट प्लेस में कहा गया है, जो राइट्स मनी है, देयर इज नॉट लिक्विडिटी सम ऑफ मनी, मतलब कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कैलकुलेटेड सम ऑफ मनी प्रोवाइड नहीं किया जाता पार्टीज के बीच में। क्यों? क्योंकि एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है। लिक्विडेटेड का मतलब होता है कैलकुलेटेड, अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है अनकैलकुलेटेड, ठीक है ना। ये आगे वर्ड यूज किए जाएंगे लॉ में, ठीक है ना। तो फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या बोला जाता है कि एक लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी है, नहीं होता हर बार, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं इम्पोज बाय लॉ होता है पार्टीज कंसर्न में। थर्ड पॉइंट कहते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी, और एक तरह से रिसेंबल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के 5 केस, ठीक है ना, देखते जाओ आप। सबसे पहला केस आता है, मैं इसको वो कलरफुल वाले पीडीएफ से भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, उसमें और अच्छे से समझा, मैंने कहा पहले समझा दूं। सबसे पहले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में देखो बेटा, एक पर्सन, मैंने आपको समझा दिया, अगर एक नेसेसरी प्रोवाइड करी जा रही है इनकैपेबल, इनकैपेबल यानी कि माइनर को, ठीक है ना, इनकैपेबल ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज माइनर, ठीक है ना। तो देखो, अगर नेसेसरी सप्लाई की जा रही है माइनर को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, तो जो सप्लायर है वो क्लेम कर सकता है प्राइसेस के लिए, ठीक है ना। उन दोनों को, माइनर को तो पता नहीं कि मेरा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, बट एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर किया, अब एलएलबी फर्स्ट ईयर किया, आपने एकेडमी वालों को फीस पे की नहीं और भग गया आप, ठीक है ना। तो एकेडमी वाले आपको फोन करके आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको पैसा उसमें देना पड़ेगा क्योंकि आपने नेसेसरी के लिए लिया है। तो आपके दोनों के बीच में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मेड हो चुका है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट द रियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। दे बस रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? आगे चलो बेटा, मैं सेकंड पॉइंट करें, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना बेटा? देखो, नॉलेज, लॉ में ना नॉलेज होनी चाहिए। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन मत मारो। अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सागर है लॉ का, ठीक है ना। डुबकी कहाँ तक मार पाओगे, ठीक है ना, एक बार में डूब ही जाओगे। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें समझना है।
नोट्स लिखो, मैं मानता हूँ नोट्स लिखो, पर उसके मेन चीजें लिखो, जैसे वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, सेक्शन क्या है, ठीक है ना, बात को समझो, ठीक है ना, ये सब चीजें आएंगी पेपर में, और ये पता भी होनी चाहिए बेटा। आप जैसा भी 30 ईयर्स से कम ही होंगे कई स्टूडेंट, तो जुडिशियल एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें बेसिक और स्पेसिफिक दोनों आते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, मतलब 3rd ईयर तक आपको बस लॉ ही लॉ पढ़ना है, आपको कोई इंग्लिश नहीं है, कोई हिंदी नहीं है। मैंने बताया था कि बीबीए में होता है, बीबीए में इतने अच्छे से नहीं है, पर इसमें काफी अच्छे से लॉ को डिस्क्राइब किया गया है मेरे हिसाब से बेटा, ठीक है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट आता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है ना। इसमें देखो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अब इसमें देखो मैं एक बात समझाता हूँ। जैसे मैंने अमेजोन से एक डिलीवरी मंगवाई, ठीक है ना, अमेजोन से डिलीवरी मंगवाई, अब मैं उस समय घर पे था नहीं, तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, मेरे नेबर को वो डिलीवरी पार्सल दे दीजिए, ठीक है ना। डिलीवरी पार्सल मेरे नेबर को दे दिया। अब नेबर ने क्या करा, नेबर और मेरे बीच में क्या हो गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, हमारे बीच में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, जो इंटरेस्टेड पार्टी है यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, नेबर से क्लेम कर सकता हूं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अगर सपोज मेरे नेबर ने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, तो उससे क्या मांगूंगा, प्राइस का रीएम्बर्स। रीएम्बर्स एक टैक्स का टर्म है, रीएम्बर्स यानी कि पैसा वापस करना, क्लियर है ना बेटा, वापस कर देना पैसा। जैसे आपके अकाउंट में आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आपकी जो कंपनी वाले हैं आपको पूरा पैसा रीएम्बर्स कर देते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में सारा का सारा पैसा वापस आ जाता है। क्लियर है बेटा। संदीप, जोगिंदर, अभिषेक, आगे चलूं मैं? यस सर। यस सर, क्लियर है। अब इसके बाद देखो ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट और नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ये देखो ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखो ग्रेटिट्यूअस ये बेलमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। सेकंड ईयर में टाइप्स ऑफ बेलमेंट में दो आते हैं, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और अनग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ये आपको सेकंड ईयर में पता चलेगा। बस एक मीनिंग समझा रहा हूँ ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस का। ग्रेटिट्यूअस क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना, जिसमें नो कंसिडरेशन इज इनवर्ड, ठीक है ना, आपको फायदा नहीं हो रहा ना आप पैसा पे कर रहे, वो आपका क्या होता है ग्रेटिट्यूअस। और नॉन ग्रेटिट्यूअस क्या होता है, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, जिसमें फायदा आपका हो गई होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें बेटा प्लांटिव और डिफेंडेंट समझना, प्लांटिव और डिफेंडेंट होता क्या है, ठीक है ना। प्लांटिव और डिफेंडेंट एक बार कॉपी में लिखना है तो लिख लो बेटा। प्लांटिव क्या होता है, पर्सन, ये बार बार यूज किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है ना, जो आपकी सेकंड बुक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें यूज किया जाएगा। प्लांटिव और डिफेंडेंट, प्लांटिव और डिफेंडेंट क्या होता है, ठीक है ना। प्लांटिव क्या होता है, एक तरह से वो मतलब जिसने कोई क्राइम नहीं किया, मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है ना। प्लांटिव क्या है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और डिफेंडेंट क्या है, जो गुनेगार है, ठीक है ना। तो लिखो आप प्लांटिव, करेक्ट है ना बेटा, लिखो आप प्लांटिव का, लिखो आप अ पर्सन, अ पर्सन हु हैज नॉट डन, who has not done any crime, who has not done any crime according to direction of court, according to direction of court, कोर्ट के डायरेक्शन में आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा है, ठीक है ना। और इसको ये भी कह सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, अभी लिखना मत इसे। अ प्लांटिफ इज अ पर्सन हु इज लायबल फॉर पेमेंट फॉर डैमेजेस, ठीक है ना। एक पर्सन, एक बार भाई बेटा माइक म्यूट करो, कुत्ता भौंक रहा था, ठीक है ना। देखो प्लांटिव क्या होता है, एक पर्सन होता है जो डैमेजेस के लिए क्लेम करता है, ठीक है ना, इफ वी सफर डैमेजेस। इसके बाद देखो लिखो डिफेंडेंट, डिफेंडेंट अ पर्सन, और डिफेंडेंट डीई लिखो आप, DEFAN, DEFANDANT, डिफेंडेंट अ पर्सन हु इज accused
accused, a person who is accused, a person who is accused ब्रैकेट में do crime, crime, accused का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल, एक तरह से। a person who is accused do crime according to direction of court, crime के बाद according to direction of court, according to direction of ब्रैकेट क्लोज, do crime में ब्रैकेट क्लोज, according to direction of court, ठीक है। आगे चलूं बेटा मैं? प्लांटिफ आ गया। प्लांटिफ क्या होते हैं आपके? गुनेगार नहीं होते, मतलब वो बेकसूर, हाँ बेकसूर। और डिफेंडेंट क्या होते हैं? गुनेगार, ठीक है ना, कोर्ट के टर्म में। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हमने फर्स्ट पढ़ा, अगर नेसेसरी आपको सप्लाई करी जा रही है तो आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड हमने पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा बेटा हमने? इसमें नहीं है सर, है इसमें है बेटा, मैंने देखा था, नहीं है शायद। ग्रेजुएट्स एंड नॉन ग्रेजुएट्स, नहीं बी पॉइंट अभी पढ़ा था। बताओ बेटा क्या पढ़ा है? ये है ना पेमेंट। देखो आप, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। देखो बेटा आप समझना, थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका? कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। सिंपल, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट कहने का मतलब है फायदे वाला। इसको भी सेम मैं एग्जांपल से समझ सकता हूं। इसका एग्जांपल देखो आप, लेन देन हो, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि वही सेम एग्जांपल आप ले लेते हैं अमेजोन वाला, ठीक है ना। अमेजोन वाला क्या कहते हैं? अमेजोन वाला आया हमारे घर पे और उसने सेम प्रोडक्ट दिया हमारे नेबर को। अब नेबर ने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, उसके कंसिडरेशन में आ गया ना प्रोडक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं? उससे ऑब्लिगेशन ले सकते हैं, यानी कि उससे एक तरह से मनी रियम्बर्स करने को बोल सकते हैं। इसको भी सेम एग्जांपल से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट आता है बेटा। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या कहता है आपका, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, कोई अमेजोन का पार्सल आया मेरे घर के पास, रख के चला गया, ठीक है ना। अब मेरे यहाँ में किसी की सड़क पे चलते हुए, ठीक है ना, आपके बेटा लॉ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं, वो भी अच्छा लॉ है, और उस थर्ड ईयर में आएगा मुझे जहां तक लग रहा है, और आएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी सेम यही समझाएगा फाइंडर के लिए। अगर मान लो आपको किसी का कोई प्रोडक्ट या फिर कोई गुड्स मिलता है बीच रास्ते में, तो आप उसके, अगर आपने उसको अपने पास रख लिया तो आप क्या कहलाए जाओगे? उसके ऑनर, एक तरह से, ठीक है ना। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उसके फाइंडर को गुड्स वापस देना है। तो आपके और उसके फाइंडर, आपको तो पता नहीं बेटा कौन है फाइंडर, ठीक है ना। आप जैसे रेलवे में जा रहे हैं, रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल या रेलवे कहीं बस में भी आपको किसी पर्सन का आरसी लाइसेंस पड़ा मिलता है, तो आपने आरसी लाइसेंस को अपनी जेब में रख लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके आरसी लाइसेंस को उसको वापस करेंगे। क्लियर है ना? वापस करेंगे। अब जो वापस करना है वो क्या एक तरह से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे पता नहीं ऑनर कौन है, जब ऑनर मिलेगा तो दे दूंगा, सिंपल सी बात है। तब तक मैं उसके जो आरसी लाइसेंस को अपने पास एज अ कीप सेफ कस्टडी में रखे रहूंगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद देखो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या कह रहा है? he will take the goods in his custody और he will be the responsible as a बेली, ठीक है ना। बेली कहने का मतलब है, बेलमेंट के दो पार्टीज होते हैं, बेलर और बेली। जैसे मैं अपने फ्लावर पॉट है, मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, अपने फ्लावर पॉट को अपने मकान मालिक को दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? बेलर, और मकान मालिक क्या है? बेली, ठीक है ना। बेली क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उसे कस्टडी, सेफ कस्टडी में रखे रहेगा, ठीक है ना। मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने जब अपने मकान मालिक को फ्लावर पॉट दिया तो उस समय उसमें पौधे नहीं थे। जब मैं घूम के आ गया आराम से, अब घूमने के बाद उसमें पौधे आ गए 1 महीने के बाद, तो जो मकान मालिक कहता है भाई पौधे मैं रख लूंगा,
और फ्लावर पॉट तू ले जा, बड़ा फेमस है, केस लॉ में भी आ रखा है। ठीक है ना, तो इसमें बताओ बेटा क्या होगा। पता हो अभिषेक, अच्छा केस है। इसमें जो फ्लावर है वो मकान मालिक रखेगा कि वापस कर देगा किराएदार को? सर अपने पास रखेगा आई बिलीव। नहीं अभिषेक, गलत बता रहे हो। लेकिन सर देखो, देखिए, देखो जब जब बेलर ने उसके जो पास, गुड्स, देखो देखो अभिषेक मैं समझाता हूँ, सर, जब बेलर ने गुड्स दिया, बेलर कौन हूं मैं? जी, किराएदार। जब हाँ बिल्कुल ठीक किराएदार है। ने मकान मालिक को अपना फ्लावर पॉट दिया, तो उसने जी पूरा फ्लावर पॉट दिया, तो जो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज कह दो बेली की बेली को उसके गुड्स को वापस के वापस देना है। हाँ ठीक है ना? मान लो अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसमें बेली रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर सर है ना सर मकान सर मालिक? सर हाँ सर एक बेटा एक बोलो। एक कंसर्न है सर। हाँ। नो डाउट उसने प्लांट को, हम्म। सॉरी, फ्लावर पॉट दे दिया, हम्म। बट महीने बाद जब वो फूल आए उसका उसका ख्याल तो उसने रखा ना। ख्याल मैं मानता हूं बेटा, पर कस्टडी में रखा ना उसने। बेलमेंट का एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग कहा जाता है, बेलमेंट इज अ मूवमेंट और डिलीवरी ऑफ अ गुड विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने उसको अपने सेफ कस्टडी में रखा है, उस पर ठीक है, आपका मूल अधिकार नहीं बनता है। ठीक है ना, कि आप उसके पौधे रख लेंगे। और ये आ भी रखा है केस स्टडी में। ठीक है ना, काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया था इसका। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ अभिषेक, आपका कोई दोस्त है, आपसे बाइक की चाबी लेता है, आपने उसको अपनी बाइक दे दी। अब वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो कि वो आपका दोस्त रिस्पॉन्सिबल है? आप सर दोस्त, रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ आप हो बेटा। हमने दिया। आपने दिया ना, सर तब आपने चेक नहीं किया पेट्रोल खत्म है। अगर मैं एग्री मान लो कर कोई लिया, मैंने डैमेज, दिया। देखो देखो अभिषेक, मान लो अगर बाइक में कोई डैमेज करता है आपका दोस्त, तब उसका आपका दोस्त लायबल है। ओके आया समझ में? पेट्रोल ओके खत्म है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना बेटा, आपको पेट्रोल भराना चाहिए था। वो तो सिंपल बोलेगा, भाई तूने पेट्रोल क्यों नहीं भरा है? समझ रहे हो ना बेटा? जैसे आपके दोस्त ने बाइक को चुड़वा दिया, बाइक को तोड़वा दिया या एक्सीडेंट करा दिया, तो उस समय कौन है आपका? जो जो दोस्त है वो लायबल है। क्लियर है ना यहाँ तक? आया अभिषेक समझ में? सर, आगे सर। अरे स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर हमने कर लिया। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है आपका, मैंने क्या समझाया, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में लिखा हुआ है, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, रीस्टोर गुड्स इफ ऑनर फाउंड। अगर आपको उसका ऑनर मिल जाता है तो आप उसके गुड्स को अपने पास नहीं रख सकते, आपको वापस करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब आरसी का क्या करोगे अभिषेक? आप किसी की सही कह आरसी रहे हैं लाइसेंस पड़ी मिलती है तो आप क्या करोगे? आपके पास कार तो है नहीं, उसकी कार मिले तो अलग बात है। ठीक है ना? अच्छा अभिषेक, एक केस में आया था, बड़ा हंसी वाला केस था। मैं आपसे पूछता हूँ जोगेंद्र, संदीप, अभिषेक, आप जी। मुझे बताना बेटा, कोई अगर, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई गाड़ी आपके गली के बाहर खड़ा करके चला गया, आपके घर के बाहर, तो क्या गाड़ी आपकी हो गई क्या? नहीं सर। खुद सोचो। तो सिंपल यही है बेटा, फाइंडर ऑफ गुड्स में। ठीक है ना? आपके घर के बाहर कोई गाड़ी, स्कूटी, बाइक खड़ी करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके पास उसका ओनरशिप आ गया। ठीक है ना? उसने एक थोड़े समय के लिए उधर खड़ी कर रखी। ठीक है ना? ठीक है इसके सर। बाद देखो, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। ठीक है ना? मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, देखो बेटा आप। ठीक है ना? राम एंड श्याम ने, ठीक है ना, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। कोर्जन कहने का मतलब है जैसे कि दो कोर्स। बंदे हैं। ठीक है ना? दो बंदे ने थर्ड पार्टी को अमाउंट पे करने के लिए बोला है। ठीक है ना? दो बंदों ने अमाउंट पे करने के लिए बोला है। अब उस केस में क्या हुआ कि खुद एक जो फर्स्ट पर्सन है वो दोनों पर्सन को अमाउंट पे कर रहा है, और ये फैक्ट किसी को पता नहीं है। ठीक है ना? बाद में जो मलिंगा है, बाद में जो थर्ड पार्टी, वो सेकंड पार्टी से पेमेंट ले सकता है। ठीक है ना? अरे मनी पेड बाय मिस्टेक कहने का मतलब है, अगर मान लो कोई आपको गलती से मनी पे कर देता है, ठीक है ना, तो एक तरह से आपका और उसका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है ना? आगे क्लियर है यहां तक समझ में? जी।
ठीक है ना। और अंडर कोर्सन है, अगर आपको कोई मनी देने से मना कर दे तो आप उससे पेमेंट ले सकते हो बाद में, कोर्ट केस करके, कैसे लेंगे? कोर्ट केस करके ना। कोर्ट केस कर दो। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूँ मैं? यस सर। ओके सर। कोई डाउट है किसी को? तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा अभी? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट डिपेंड और डज नॉट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, दे आर द इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट नॉट द रियल कॉन्ट्रैक्ट, दे आर द रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो एक तरह से रिजेंबल करते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के 5 टाइप्स पढ़े। ठीक है ना। फाइंडर ऑफ गुड्स, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी, पेमेंट मेड बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। फिर आपका फॉर नेसेसरी सप्लाई किया जा रहा है। फिर लास्ट आपका क्या था? ऑब्लिगेशन बाय द पार्टी। बताओ आप। एक मिनट। नॉन ग्रेचुइटस एक्ट के लिए। ठीक है ना। अब बेटा मैं अपना कलरफुल वाला प्रिंट निकालू, अब स्टार्ट करें आगे हम। ठीक है ना, करें स्टार्ट। ठीक है, एक मिनट बेटा। करो सर। ठीक है, अब देखो आप, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, एक मिनट। क्लियर है ना बेटा? ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, यस दिख रहा है सबको? जी। छोटा तो नहीं दिख रहा ना बेटा स्क्रीन? क्लियर है सर सही दिख रहा है। पक्का सही दिख रहा है ना सबको बेटा? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? इसके बाद देखो आप, एक एक करके चलते हैं। ठीक है ना, हमने ये सारे टॉपिक को कवर किया था, मैंने बोला था एक बार घर पे जाके इसको रीड कर लेना। ठीक है ना। कंसिडरेशन में बेटा जो पिछली क्लास में जिनको दिक्कत हुई थी ऑनलाइन में, हमने ये सारी चीजें की थी। मैंने स्क्रीन में ऑन किया है ना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट देखो। अंडर फॉलोइंग केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी बार पूछा जाता है कि सेक्शन 35 के अंडर, ठीक है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या कहलाता है? आपका कंसिडरेशन। ठीक है ना। सेक्शन 25 क्या कहलाया जाता है? नो कंसिडरेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। इसमें देखो आप, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कराया था, वॉलंटरी सर्विस, देश के लिए सेवा हो गया, टाइम बैड डेप्थ, पिछला डेप्थ किसी ने पे कर दिया, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई एजेंसी मिल गई, कोई गारंटी मिल गया, कोई रेमिशन मिल गया, तो इस केस में क्या था? आपके सारे के सारे वैलिड कहलाए जाएंगे। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई समथिंग इन रिटर्न नहीं है। मैं देश के लिए सेवा के लिए योगदान दे रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आगे चलूं बेटा? जी। ठीक है संदीप जोगिंदर, पिछली क्लास में ये था बेटा, मैंने इसको Yes. मेन पोर्शन यही कराया था। ठीक है, Yes. अब इसके बाद ये दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन, किसको बड़ी कराऊं मैं? जो प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने कहा था इसको मैं कब कराऊंगा? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जब आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी खत्म करा दूंगा मैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है ना, तो देखो आप, प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कब कराऊंगा? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में। ठीक है ना, इसी को सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, अभी के लिए मैंने इस टॉपिक को छोड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखो फ्री कंसेंट, मैंने पिछली क्लास में बताया था बेटे, सेक्शन नंबर जरूर लर्न करके जाने।
ठीक है ना, जो मेन मोटे मोटे सेक्शन है ना उसको लाइन करके जाने, हेडिंग वाले, ठीक है ना। तो देखो ये पांचों चीजें मैंने आपको क्लियर कराई थी सेक्शन के साथ, ठीक है, ठीक है ना यश, पिछले क्लास में यही हुआ था बेटा, कराऊं कि ठीक है ना। इसके बाद देखो अभी मैं मिस्टेक करा रहा हूँ, ठीक है ना, मिस्टेक हमारा रह गया था, ये मैंने करा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबर में फिडे भी करा दिया था। एक बार मिस्टेक का चार्ट देख लो बस, ठीक है ना, चार्ट ही जरूरी है और कुछ नहीं। दो तरह की मिस्टेक होती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है ना। यूनिलेटरल और बायलेटरल, यूनिलेटरल मिस्टेक कौन सी होती है, वन साइडेड मिस्टेक, एक पार्टी के साइडेड। और बायलेटरल मिस्टेक क्या होती है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ लॉ दोनों पार्टीज गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बेटा मिस्टेक ऑफ लॉ और ये बेटा हमने बस इसको पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को पढ़ो, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बायलेटरल यूनिलेटरल, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है ना। एमसीक्यू पेपर पैटर्न मैंने फिर से बता देता हूँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक दिन में 2 पेपर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 घंटे का तो रहेगा, बेटा एमसीक्यू है, 3 घंटे का होगा ना। और वैसे अब ये तो मुझे नहीं पता, बाई चांस अगर होता है ये पता नहीं बेटा, वो फर्स्ट जब सेकंड ईयर का बैच चल, 1 घंटे का, 1 घंटे का हुआ था, कितने घंटे का होता है? ये मुझे सच में मैंने कभी पूछा, अभी सुबह ही क्लास हुई थी, मैं पूछ के बता दूंगा 10 से 12, ठीक है ना, सेकंड ईयर की चल रही, वैसे 2 घंटे मान लो, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 घंटे, ठीक है ना, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर 70+ क्वेश्चन भी आए तो टाइम तो लगेगा ना। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट बैच जो अभी सेकंड ईयर में उनको भी बोला था, जो थर्ड में गए उनको भी बोलता हूँ, ठीक है ना बेटा, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर कठिन होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर बच्चों वाला है, मेरे हिसाब से बच्चों वाला है, ठीक है ना। तो इसमें जितना स्कोर कर सकते हो उतना सही है, आ रहे ना समझ। लास्ट ईयर में आपकी परसेंटेज बनती है तीनों सालों को मिला के, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर में अगर आपको सेकंड और थर्ड ईयर में कम कम आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में ज्यादा है, तो एक तरह से सेटअप्स आपके ज्यादा बनेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से डिजायरेबल जो परसेंटेज है वो 75% तो होना चाहिए, और वो आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। आपका ये 8 एग्जाम भी ले जाएंगे 8 दिन, और एक प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है 1 दिन, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मतलब जैसे पूछना, केस हाँ वगैरह, केस स्टडी सेम सेम सेम, ठीक है ना, सेम, ठीक है ना। और एग्जाम मैंने बताया था सितंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है। अब बायलेटरल मिस्टेक आपके वाइड होते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज गलत कर ली, यूनिलेटरल मिस्टेक आपका वैलिड होता है, ठीक है ना। इसको बेटा जो मिस्टेक है ना, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आप इसको घर में बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ चीजें खुद से भी आदत डालो, मेरे भरोसे मत रहो हर चीज में, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, ये बायलेटरल, ये आपको रीड कर लेनी, यूनिलेटरल बस ये वही है बेटा, वही बोथ पार्टीज है, मिस्टेक एक म्यूचुअल होता है, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ मिस्टेक कैसे कैसे होती है, एग्जिस्टेंस से, आइडेंटिटी से, क्वालिटी से, क्वांटिटी से, टाइटल से, प्राइस से, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इसको रीड कर लेना, ठीक है ना यश, रीड कर सकते हो ना बेटा। अब देखो यूनिलेटरल मिस्टेक बेसिकली क्या होता है, यूनिलेटरल मिस्टेक आपकी नॉट वाइडेबल, नॉट वाइडेबल कहने का वैलिड, नॉट वाइडेबल मतलब क्या है, वैलिड, ठीक है ना। तो बेसिकली यूनिलेटरल मिस्टेक अनजाने से नहीं होती, कई कई बार क्या होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से भी आपका हो सकता है, ठीक है ना, अनइंटेंशनल नहीं एक तरह से। इसके बाद लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो अब ये टॉपिक करना है हमें, ठीक है ना। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लीगलिटी कैसे चेक किया जाता है, सबसे पहले वो पब्लिक पॉलिसी आपका फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ कहने का मतलब है जैसे कोर्ट के हम, कोई बेटा वैसे मैं पूछता हूँ कोई जज ये कोर्ट रूम में गया आज तक है, अभिषेक जोगिंदर सर मैं संदीप कोर्ट, एक बार गया था, जो मेरे आउटलेट का चलान था, हम्म तो आई वेंट टू 30,000 कोर्ट हम्म टू रीपे द चलान ऑफ माय आउटलेट। हम्म वहां बस वही देखा था बस मैंने। आपने बेटा जाओ देखो, सेक्टर 10 द्वारका में कोर्ट है, अंदर घुसने में कोई मना नहीं करता। देखो जो बेसिकली
30,000 ही। हाँ वो तो बड़ा है वो खैर। बड़ा है। देखो टोटल टाइप्स ऑफ कोट मुझे पता है, ये बेसिक नॉलेज है 5 मिनट के लिए। टाइप ऑफ कोट कौन कौन से होते हैं बताओ अभिषेक, बताओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाँ और डिस्ट्रिक्ट हाई और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हाई और सुप्रीम कोर्ट। ये जोगिंदर संदीप आ रही है ना बेटा वॉइस मेरी? सर जी सर आ रही है सर। यस सर आ रही है। तो जोगिंदर आपके जम्मू में तो होंगी मेरे को जहां तक लगता है। हाँ सर हैं, कोर्ट्स हैं सारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट है सर। हाँ। अच्छा मेरे को कोई बताएगा, मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वैसे पढ़ाना है पर मैं अभी बता देता हूँ। जी डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? कोई बता सर सकता है मुझे? सर यस डिस्ट्रिक्ट सर, मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना लेवल नीचे पर सर। होती है, वेरी गुड। और हाई मतलब जो स्टेट लेवल पर होती है, वेरी गुड। और सुप्रीम कोर्ट तो नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल। वेरी गुड। इसका सिंपल सा एक मीनिंग मैं समझाऊं बेटा, जी सर। हम एक मनोरंजन तरीके से, ठीक है ना? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना वो आपका बेटा बेसिकली 50 लाख, ठीक है ना? अमाउंट मुझे भी इतना ध्यान नहीं, मैं एक एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगा क्योंकि हर साल बदलते रहते हैं, ठीक है ना? तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें सिविल केसेस लड़े जाते हैं, ठीक है ना? सिविल हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये आपके सिविल है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत जाता हूँ मैं, तब भी जो सेकंड मैं अपने, जैसे ऐसे समझो, ऐसे अमाउंट से समझ लो सिंपल, ठीक है ना? 50 लाख से कम के या 1 करोड़ से कम के, मुझे भी अमाउंट इतना क्लैरिफाई नहीं पर मैं बता दूंगा, ठीक है ना? अभी मैं भूल गया, मैंने अमाउंट लिखवाया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है ना? तो ऐसे भूला नहीं हूं पर 1 करोड़ है, ठीक है ना? 1 करोड़ से कम आपका क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 10 करोड़ के अब सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट कोर्ट कुछ नहीं होता बेटा, स्टेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना? तो बेसिकली तीन तीन तरह के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाई और सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे बेटा बताएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने दिल्ली में? बताओ बेटा। कोर्ट तो एक ही है सर। हाँ वेरी गुड जोगिंदर, हाँ जोगिंदर ने अच्छा जवाब दिया। सुप्रीम में वही तो जनरल नॉलेज चेक करो ना। सुप्रीम कोर्ट एक है, ठीक है ना? और हाई कोर्ट क्या आपका? एक। हाई कोर्ट कितने होते हैं बताओ? स्टेट वाइज होगा बताओ। तो स्टेट में एक होता है सर। वेरी गुड संदीप, हाई कोर्ट कितने आंसर दे पाओगे आप? सर एक एक स्टेट में एक ही होता है। वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे भारत में, यस सर। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, और हर एक स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। जैसे आपके जो दिल्ली है, कोई दिल्ली में बताएगा? अगर गूगल कर सकता है कोई तो करके बता दो मुझे, टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं दिल्ली में? तो एक बार बताओ, ठीक है ना? ये सब पता होना चाहिए बेटा, आप हंस रहे हो, ये सब नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है बेसिकली। ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है ना? बताओ बेटा संदीप। सर 7 वी हैव 7। हाँ वेरी गुड। 7 में क्या नेम बता सकता है कोई? नेम में 3 तो बता सकता हूँ, 3 4। पटियाला, हाँ देखो, द्वारका सेक्टर 10, रोहिणी। 30,000, रोहिणी, मैं तीनों में जा रखा हूँ। अच्छा। मैंने तीनों में गया हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, तीनों में गया हूँ मैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट। फरीदाबाद, वेरी गुड। और साकेत कोर्ट, एक साकेत। करकंडुम्बा, करकंडुम्बा, करकंडुम्बा में भी। साकेत का कोर्ट है। हाँ हाँ, एक साकेत का कोर्ट है, ठीक है ना? तो टोटल 7 हो गए, ठीक है? तो इसमें देखो आप, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बनाए जाते हैं, इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों केस लड़े जाते हैं, ठीक है ना? अब हाँ, लोक अदालत और मैं हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आज यस ने हमसे कि लोक अदालत कहाँ आते हैं। अभिषेक को तो खैर पता ही होगा लोक अदालत के बारे में, बताओ अभिषेक। सर इतना डीप नहीं पता है सर। लोक अदालत में बेसिकली बेटा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपका चालान है, ठीक है ना? कई सालों का आपने चालान, मैं लोक अदालत कहाँ पढ़ाऊंगा? स्पेसिफिक रिलीफ में, ठीक है ना? सब पढ़ाऊंगा डिटेल में अच्छे से। देखो लोक अदालत क्या होता है,
सर ठीक है ना। गवर्नमेंट बॉडी से हाँ रिलेटेड इश्यूज आते हैं ना उसमें? हाँ, वेरी गुड, गवर्नमेंट बॉडी रिलेटेड। मैं देखो बता दूं बेटा इसको, संदीप यस। जोगिंदर। यस सर। देखो बेटा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और चालान कई यस। सालों तक आपने पे नहीं किया, हाँ। तो आप कहाँ जाएंगे? लोक लोक अदालत में। अदालत। लोक अदालत क्या है? इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ कोर्ट बट नॉट द एक्चुअल कोर्ट। ठीक है ना। उसमें कुछ बॉडीज बैठी होती है। कौन सी बॉडीज होती है, कौन से कॉम्पोजिशन होता है? कॉम्पोजिशन यानी कि कौन कौन होता है, कौन कौन कंसिस्ट करता है? तो कौन कौन करता है आपका? म्युनिसिपैलिटी बॉडीज। ठीक है। तो लोक अदालत में बेसिकली म्युनिसिपैलिटी होती है। लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट एरियाज में होते हैं। जैसे साउथ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ, 5 है ना डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में, साउथ वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और एक और। सेंट्रल। हाँ सेंट्रल नहीं बेटा, 5 है। 5 आप फॉर्म भरते हो ना कहीं जो किसी भी एग्जाम का, तो 5 दिखाते ही, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और एक साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में हम जहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, द्वारका मोड़, द्वारका, नज्जबगढ़, नज्जबगढ़ से लेके पूरा एरिया, वो साउथ वेस्ट में आता है। रोहिणी आपका नॉर्थ में आता है, शाहदरा, ये सब। ठीक है ना। ठीक है। तो सर व्हाट इज सेशन कोर्ट? हाँ, तो देखो लोक अदालत में, हाँ मैं ये बता रहा था, लोक अदालत में जैसे चालान हमने पे नहीं किया, 1-2 साल से पेंडिंग में पड़ा, तो हम लोक अदालत में जाके उसे रिलीज करा सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? लोक अदालत ये होता है। अब सेशन कोर्ट क्या होता है? देखो अभिषेक, सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट बोला जा सकता है। ओके। ठीक है ना। जो एक सेशन के लिए पर्टिकुलर एक केस, जैसे केस है वो 1 साल में लड़ा जाता है, तो उसे हाई कोर्ट में खेल करा जाता है। ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया और मैं चाहता हूं मैं अपने केस को हाई कोर्ट में ले जाऊं, तो क्या ले जा सकता हूं जोगिंदर, संदीप? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ये सर ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वेरी ले गुड। जा सकते हैं सर। अगर मैं हाई कोर्ट में भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मैं उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में ले जा यस सकते सर। हैं सर। वेरी गुड। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो क्या वो मेरा? दोबारा कैसे ले सकते हाँ वेरी गुड, बहुत गुड क्वेश्चन, अच्छा बोला अभिषेक, ये यस ने मुझे। बताओ बेटा, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक में हार गया, तो क्या करूंगा मैं? हार मान जाऊंगा, क्या करूंगा? फिर से केस लड़ूंगा। हैं? जब तक आपको satisfaction दोबारा कॉल लूंगा, दोबारा केस लूंगा सर। वेरी गुड, अभिषेक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक बात दोबारा सुनिए से केस, सर। हाँ। सर अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट से कुछ सर भी राष्ट्रपति के पास जाता है ना उसके बाद। एग्जैक्टली, हाँ मैं वही हाँ संदीप हाँ। भाई, मैं उस पर आ रहा था। वी कैन गो टू प्रेसिडेंट ऑल्सो। प्रेसिडेंट ऑल्सो जा सकते हो प्रेसिडेंट के पास। और बेटा इतना है ना, देखो ये इंडिया का कानून है। आप बेटा अभी तक कोर्ट, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर किसी का केस लड़ रहा हूं, ठीक है ना, जैसे डाइवर्स, किसी जैसे लड़कियां होती हैं उनका डाइवर्स का होता है, और वैसे होता है, तो जो इंडिया का कानून है बहुत ढीला कानून है। ढीला कानून क्या है? सबको अपनी जेब भरनी होती है। आप एडवोकेट बनोगे तो चाहोगे आपका क्लाइंट आपके पास बार बार आए। ठीक है ना। वो आपसे कहेगा आपके जज के साथ, उसकी जज के साथ सेटिंग है, वो आपका केस जल्दी से जल्दी रिलीज करा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एक रियल वर्ड कहता हूँ, हमारे घर का ही केस था। ठीक है ना। मेरी सिस्टर का था, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, तो मेरी सिस्टर का केस था। कोई कुछ हुआ क्राइम हुआ, मैं बताना नहीं चाहता, तो मतलब उसके सिस्टर के पास मैं गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये द्वारका सेक्टर 10 में। तो वो जो एडवोकेट होते हैं वो आपको 3-4 महीने तक घुमाएंगे, जिससे वो आपसे क्लाइंट से पैसा ऐंठ सके अच्छे से। फिर उसके बाद है ना, थक हार के वो मतलब लंबे से लंबे केस तक ले जाते, फिर आपको डिसीजन सुनाते हैं। तो प्रेसिडेंट तक बेटा बात आते ही नहीं। ठीक है ना। प्रेसिडेंट तक बात का बात ये, जब किसी बिल की बात है, जैसे राम मंदिर हो गया, वुमेन का बिल हो गया, ठीक है ना, वुमेन वोटिंग बिल हो गया, और मनी बिल हो गया, मनी बिल आया गया था, तो वो प्रेसिडेंट तक जाता है। ठीक है ना संदीप और अभिषेक, क्लियर है ना बेटा आपको? अगर कोई सेंटेंस हो तो भी जा यस सकता है सर उसके पास। क्लियर है। हाँ तब जा सकता है। ठीक है ना। फॉर पर एग्जाम्पल बैक निर्भया, उसके लिए, निर्भया केस जो हुआ था। हाँ हाँ निर्भया केस, तो उसके लिए बैक पावर बहुत होनी चाहिए। ठीक है ना। और काफी फेमस में वो केस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए छोटा मोटा केस। ठीक है ना। अब आगे चले हम बेटा सर एक कंसर्न टॉपिक और पे। था सर। हाँ। इसमें मुझे ये बताइए, जो आपने अभी ये हम्म। टर्म्स बताए थे, एक 50 लाख से 1 करोड़, ये क्या वैल्यूज है? अरे बेटे वैल्यूज है, मतलब इतनी वैल्यूज तक केस लड़ा जा सकता है। ठीक है उसके ना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस हैं? नंबर ऑफ केसेस नहीं, नंबर ऑफ अमाउंट है। जैसे मेरा जो केस है उसकी अच्छा जो अच्छा 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 मनी अमाउंट है, ठीक है ना, अच्छा।
वो 1 करोड़ से कम है तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। और मेरे केस मेरे को जो डैमेज हुआ है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के तो बीच में हुआ डैमेज है। का काउंट है ये, डैमेज का। हाँ, तो डैमेज की बात है, ठीक है ना अभी से, कि ठीक है डैमेज की समझ बात कर रहा गया, हूँ समझ गया, समझ गया। कि मैं अगर किसी के ऊपर सूट करता हूँ फॉर डैमेजेस क्लेम, तो मेरे डैमेजेस का क्लेम अगर 1 करोड़ से कम है तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा। ओके वैसे 1 करोड़ नहीं होता, 50 लाख से कम ही है, मुझे ओके। जहां तक याद है। 50 लाख से 10 लाख के बीच में आपका हाई कोर्ट है, और 50 लाख से 10 करोड़, और 10 करोड़ से हाई आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर है ना बेटा यहाँ सर तक? लेबर कोड तो अलग हो गया ना, वो तो स्पेसिफिक रिलीज में है। लेबर लेबर कोड लेबर कोर्ट लेबर कोड नहीं, वो भी इसी में है। वो भी हाँ, वो भी इसी में, लेबर लॉ तो वो लेबर भी कोड इसी को में आता किस कैटेगरी में डाल सकते हैं जो? है। लेबर कोड क्या है, समझा नहीं, यस क्या कह रहे हो आप? लेबर कोड नहीं, ये कह रहे हैं जो लेबर कोर्ट और लोक अदालत है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है, हाई कोर्ट के अंदर आता है। बेटा देखो, यस ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डिस्ट्रिक्ट, ये आप बताओ बेटा अभिषेक और संदीप जोगिंदर, कि आप बताओ कि जो आपका लोक अदालत है और लेबर कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है कि हाई कोर्ट में आता है? सर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताओ में कोर्ट, आएगा सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यस सर। ठीक है ना, मैं बताने वाला था, उनका पूछ नहीं बात। ठीक है ना, ऑनलाइन बच्चे हैं इसी के लिए, सबका कंफ्यूजन क्लियर होता रहे। ठीक है ना, तो जो लोक अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैंने बताया ना, कोर्ट का एक तरह से इमेज वो होता है, दिखावा होता है, पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता एक तरह से। ठीक है ना? बट सर लेबर कोड तो एक डिफरेंट बॉडी होगी ना टुगेदर। हाँ, वो डिफरेंट है। ठीक है ना? एंड अब आगे चले बेटा, हम चलो। टॉपिक पे आए। ठीक है ना, थोड़ा कवर करा दूं मैं जल्दी से। अब देखो, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या समझा हमने। जैसे कोर्ट में मैंने आपसे पूछा किस किस ने कोर्ट दिया, को कौन कौन कोर्ट पे गया। जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है, ऑर्डर को क्या बोला जाता है, डिग्री, DECREE। हाँ, सम्मन वारंट वो अलग चीज है बेटा। ठीक है ना, सम्मन तो एक तरह से किसी को बुलावा होता है, किसी को जैसे बुलाया है, ओरल फॉर्म में। ठीक है ना, उसे सम्मन बोला जाता है। पर डिग्री होता है जजमेंट। कोर्ट अपना जो वो है, जो जज अपनी जजमेंट दे रहा है। ठीक है ना? अब देखो, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में बेसिकली आपका क्या है, जो कंसिडरेशन है वो आपका अनलॉफुल कब माना जाएगा, जब वो लॉ के तहत नहीं है, फॉरबिडन यानी कि लॉ के तहत नहीं है। नहीं है, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा है, प्रोविजन ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे आप बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे हैं तो एक तरह से लॉ को वायलेट करें तो आपके ऊपर चालान कटेगा। फ्रॉडुलेंट कोई एक्ट किया है, मर्डर किया है, थेफ्ट किया है, रेप किया है। ठीक है ना, इसके बाद पर्सन को इंजरी हमने पहुंचाई है। ठीक है ना, इसके बाद ये आप टॉपिक करेंगे हम, व्हाट आर द अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है ना, ये टॉपिक आज का हमारा चलने वाला है। ठीक है ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या होती है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहने का मतलब है पब्लिक के कानूनी कार्रवाई से जो अलग, कैसे, किसी की मैरिज को रोकना, इन रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट यानी कि रोकना, मैरिज, ट्रेड पॉलिसी। ठीक है ना, ये सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आते हैं। क्या होते हैं, वार्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे इसे। अब इसके बाद देखो बेटा, वार्ड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता रखा है, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है ना, इसको खुद से रीड करना है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, कोई भी एक्शन इसमें लाया नहीं जा सकता क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ लॉ इलीगल है। ठीक है ना, इसके बाद देखो आप, अब आता है एग्रीमेंट वार्ड एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पेपर में आएगा। ठीक है ना, जैसे 3 आपसे पूछ लिए कि व्हाट, चूज द पॉलिसी विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये चूज द एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है ना, तो 4 में से कोई एक पूछेगा आपको और 3 डिफरेंट होगा, चूज द ऑड वन। करा है ना बेटा, एमसीक्यू तो सबने दिया होगा यार। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, अगर मैं किसी का फादर, मैं अपने बच्चे का फादर हूं और मैं उसको पालने से मना कर दूं, उसको कस्टडी में रखने से मना कर दूं, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा, वर्ड। ठीक है ना, ये इनवैलिड है, मेरे को रखना ही रखना है। ठीक है ना, इन रेस्ट्रेंट यानी कि मना कर देना। ठीक, फिर सेकंड है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है ना, मैरिज, मैं किसी के मैरिज को ना होने दे रहा हूं, कोई दुविधा क्रिएट कर रहा हूं, तो ये भी क्या होगा, एक वर्ड।
मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज एग्रीमेंट, ठीक है ना, मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक एग्जांपल से समझाया, जैसे प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट जैसे क्रिश्चियन में बेटा प्रीस्ट हो गया, मुस्लिम में हो गया, मुस्लिम लॉ में पढ़ा था हमने, निकाह किया था ना टॉपिक, पादरी, इमाम होते हैं सर, इमाम। इमाम, इमाम हाँ साहब। इमाम, इमाम, हाँ इमाम याद आ गया, इमाम। और ब्राह्मणों में क्या होते हैं हिंदू में? पंडित। वो पंडित। पंडित, पंडित। ठीक है ना। तो पंडित ये अगर मान लो किसी की मैरिज करा रहे हो, मैरिज के समय कोई भी पंडित आप नोटिस करना, कभी भी आपसे कोई दक्षिणा मांगता है तो कहता है आपकी इच्छा है। वो इच्छा क्यों बोलता है? क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा, ठीक है ना, अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। जो पंडित है उसकी एक ड्यूटी है कि वो शादी कराएगा, पंडित की ड्यूटी है कि वो आपके घर में आके कथा हवन कराएगा, बट वो आपसे एक लमसम अमाउंट नहीं मांगेगा, आपसे कहेगा आप अपने अच्छी इच्छा अनुसार मुझे दे दीजिए, ठीक है ना। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंडर ही आता है, ठीक है ना। अगर वो एक अमाउंट मांगेगा कि मुझे 200 रुपये चाहिए ही चाहिए, जैसे केस में बोला है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। क्लियर है ना बेटा? इसके बाद देखो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम आर वर्ड, ठीक है ना, मैं अपनी इच्छा से कोई भी काम करना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कोई मुझे देश की सेवा करने से रोक रहा है तो क्या कहा जाएगा, वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? ये रेड रेड पॉइंट बस रीड कर लेना बेटा पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मुझे कोई फ्रीली ट्रेड करने से मना कर रहा है, मैं अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को नेपाल, भूटान, चाइना ले जाना चाहता हूँ और मुझे कोई रुकावट हो रही तो क्या कहला जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, अपने आप अगर मोबाइल है जिसके पास तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। देख लो बेटा आप इधर इधर स्क्रीन में, अच्छा आपको, हाँ ये है ना, ये इसमें मार्क कर दो इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा और आया भी एक क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट बैच वाला जो अभी सेकंड ईयर में उन्होंने बताया भी था और ये आया भी है, कि पूछा था, उन्होंने बता रहे थे कि मुझे कि वैलिड और वॉइड ज्यादा पूछा गया था सर हमसे, ठीक है ना, कि कौन सा अग्रीमेंट वैलिड होता है, कौन सा अग्रीमेंट वॉइड होता है। तो ये सारे के सारे क्या बेटा, वॉइड है, ठीक है ना बेटा। एक मैंने अभिषेक वो दे दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना, जो ऑनलाइन ले रहे हैं ना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रखे मेरे रहना। पास वो है, प्रिंट आउट निकाल लिया मैंने पूरे का। हाँ बस, वेरी गुड वेरी गुड, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है इसमें, कर लिया सर। ठीक है ना। यस, आ गया ना समझ। फिर से बता देता हूँ, कोई माइनर के साथ कांटेक्ट करता है तो वर्ड माना जाएगा, कोई अनसाउंड माइंड के साथ करता है तो वो वर्ड माना जाएगा, कोई एलियन एनिमी, डिजास्टर, सेवर्नियन, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, इनके साथ कांटेक्ट करता है तो वर्ड माना जाता है। किसमें? एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, ये क्या होते हैं, इनकम्पिटेंट पर्सन, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लो। क्लियर? इसके बाद देखो बायोलेटरल मिस्टेक, अभी क्या वर्ड होगा, ठीक है ना, दोनों तरफा गलत है। जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वर्ड, कंसिडरेशन मुझे मिल नहीं रही, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस था, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, सफिशिएंट कंसिडरेशन था नहीं, लड़की को कंसिडरेशन चाहिए था, और मैं आपको फालतू में पैसा थोड़ी ना दूंगा, मुझे कुछ दोगे तब ना, ठीक है ना। आज की तारीख में ऐसे भी कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता अपने दादा दादी की। इसके बाद देखो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25, ये वर्ड वैसे गलत है, वैसे ये होगा नहीं बेटा, ठीक है, वैलिड ही होता है, सेक्शन 25 पे एक्सेप्शन, इसको काट देना, ठीक है ना। फिर एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट आज ही पढ़ा हमने, सेक्शन 31, ये क्या कहला जाएगा आपका, वर्ड, ठीक है ना, चांद तारे तोड़ के लाना। इसके बाद मैरिज को रोकना, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग और मैरिज, क्या कहलाए जाएंगे आपके, वर्ड, ठीक है ना। और फिर असर्टिनिटी ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट क्या कहला जाएगा, वर्ड, ठीक है ना बेटा। इसमें सारे सेक्शन है, जोगिंदर, संदीप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सर आपने कट क्या कराया अभी? बेटा मैंने कट कराया संदीप, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये वैलिड है ना, हमने पढ़ा था ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिमेशन, ये सब वैलिड था, तो इसको कट कर दो आप, ठीक है ना। इसमें कोई और बात कहना चाहता होगा पर आपको कंफ्यूजन होगी इसी के लिए, ठीक है ना, ये सही बोल रहा है पर इसमें कंफ्यूजन हो सकते, तो इसको आप कट कर दो, वो वैलिड ही कहलाया जाता है, ठीक है। आगे चले हम,
चलूं बेटा, अभिषेक, जोगिंदर, संदीप आगे। यस सर। यस सर, यस सर। ये बेटा टॉपिक आ गया ना समझ में, सेक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरी बुक में सेक्शन करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस चीज को जरूर करके जाना है पेपर में, ठीक है ना? पूछेगा ही पूछेगा आपसे। जब मैं आखिरी क्लास लूंगा संडे, तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा, ठीक है ना? लिखवा भी दूंगा एक बार, हर बुक का लिखवाता हूँ मैं, ठीक है ना? अब बेटा इसके आगे चलूं मैं, ये खुद से भी पढ़ सकते हो आप, बोलो। यस सर। ये बेटा पढ़ सकते हो यार इतना तो। अब इसके बाद देखो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे वो उस वाले नोट्स में नहीं था, पर यहाँ पे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? इसमें एसेंशियल क्या, एक पार्टी जीतेगा एक पार्टी हारेगा, म्यूचुअल चांस है गेन 50-50% है, 50% जीतना है 50% हारना है। इसमें देखो एक पार्टी का दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो मुझे पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, ये एक तरह का वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें रिकवरी कुछ भी नहीं होती विनिंग पार्टी से अंडर एग्रीमेंट, ठीक है? आगे चलूं मैं अब, बताओ बेटा आगे चलें। यस सर। ठीक है जोगिंदर, आगे चलें, कोई डाउट है अभी तक? अभी नहीं सर, चलो। ओके सर, ओके। ठीक है ना? अब बेटा आप देखो, ध्यान देंगे हम, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये मार्क कर दो, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मार्क कर देना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म कर सकता है जिसने प्रॉमिस किया। इसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो इनकैपेबल हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो इनकैपेबल हो गया टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका जो वारिस है वो कर सकता है, ठीक है ना? इसके बाद प्रोमिसर का एजेंट कर सकता है, ठीक है ना? इसके बाद थर्ड पार्टी अगर प्रॉमिस उसे इजाजत देगा। क्लियर है? आगे चलू अभिषेक। इट कैन बी गार्जियन ऑल्सो सर। हाँ बेटा, यस, गार्जियन भी, ठीक है ना? प्रोमिसर का गार्डियन भी हो सकता है। आगे चले हम जी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, पेपर मोड ऑफ, इससे आए भी नहीं क्वेश्चन इतने, ठीक है ना? आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर मैं करा देता हूँ, ठीक है ना? आ जाए। अब देखो आप, इसमें एक एग्जाम्पल बोला गया है कि आदि ने प्रॉमिस किया मानव को 5,000 देने का, आदि ने परफॉर्म किया 5,000 देने का मानव को, चाहे वो खुद से करे या फिर किसी एजेंट को हायर करे। अब इस केस में क्या, आदि तो मर गया, तो इस केस में कौन करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, उसका बच्चा परफॉर्म करेगा एक तो। क्लियर है ना? ठीक है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये जैसे कि नॉर्थ कोरिया वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपके परिवार ने कोई गुनाह किया, अब यार हम देखो कि हमारे ऊपर, अब भाई कोई घर का लड़का एक दारूबाज निकलता है, एक अच्छा निकलता है, तो हम तो दारूबाज को मार पीट के भगा नहीं सकते घर से, घर में तो वो भी रहता है, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से जो प्रोमिसर वाला कॉन्ट्रैक्ट है नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा 5,000, ठीक है ना? ये चीज नहीं होना चाहिए, जो मर गया तो मर गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ठीक है ना? आगे चले हम अभिषेक हम। बट सर जब जब उसने पेमेंट पे ही नहीं करी तो उसको उसको रीपे कौन करेगा उस पार्टी को? उसके पार्टी को रिपे जैसे कि बेटा आप एजेंट हो, करेगा। जैसे मैं हूँ, ठीक है ना? सपोज मैंने किसी को बोला मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, मैंने लोन पे लिया था, अब भाई मैं 1,00,000 दे नहीं पाया, मैं मर गया, तो बंदा किसके पास जाएगा? मेरी वाइफ के पास ही तो जाएगा। वाइफ नहीं, शादी नहीं हुई तो मेरे भाई बहन के पास जाएगा, फैमिली के पास जाएगा, सिंपल सी बात है, तो मेरी फैमिली इसको पे करेगी। उसने तो वहां मेंशन नहीं किया ना कि ये मेरा गारंटर है, ये मेरा नॉमिनी है। क्यों बेटा, मैं आपकी बात अभिषेक मानता हूँ। आपने अभिषेक कभी लोन लिया है? ईएमआई से कोई लोन लिया आज तक? बिल्कुल लिया है सर, गाड़ियां ली है ना सबने, हाँ मैंने, सबने लिया, मैंने भी लिया है बेटा, ठीक है ना? सभी लेते हैं। तो ईएमआई का रूल क्या होता है, अगर मान लो आप पे ना कर पाओ, ठीक है ना, तो आपके बैंक अकाउंट से कटता रहता है, ठीक है ना? बैंक अकाउंट से कटता रहेगा। मान लो अगर किसी ने चालाकी दिखाई, ठीक है ना, उसने चालाकी दिखाया, अपने बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस रखा, तो 2 महीने तक उसके पास मैसेज आते रहेंगे। 2 महीने तक अगर उसने पे नहीं किया तो वहां से बजाज फाइनेंस, ज्यादातर सब बजाज फाइनेंस से लेते हैं, ठीक है ना? बजाज फाइनेंस में 0% इंटरेस्ट लगता है,
मैं आप सबको भी गाइड करूंगा, बजाज फाइनेंस से लो, कुछ भी लो, ठीक है ना। तो बजाज फाइनेंस से अगर किसी ने लिया तो बजाज फाइनेंस वाले घर में आ जाते हैं Yes. कि आपने 2 महीने तक पे नहीं किया। हम्म। तो उस केस में देखो बेटा, आपकी रिकवरी वो लेके ही जाए, ठीक है ना। जैसे नहीं तो आपने ऐसे लुट अभिषेक, जाएगा। वाह क्या बात कर रहे हो बेटा, क्यों नहीं ले जाएगा, ऐसे क्यों नहीं ले जाएगा, वो उठा के ले जाते हैं सामान घर से। वही कह रहा हूँ, आप ऐसे कभी नहीं लेंगे लेके, ना, ऐसे को ले जाएंगे। आप कभी बेटा बैंक से लेके तो देखो, बैंक से कभी कार कोई कार जैसे बैंक से लिया अभिषेक, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग 3 लाख तक तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देके मिल सकता है। पर बैंक से अगर आपको कार लेनी है 20 लाख की, तो आपको कुछ मोर्टगेज करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। सेम आपका इस केस में होता है, बजाज फाइनेंस वाले आपके घर से चेयर फर्नीचर उठा के ले जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर बीच में था, ये रिकवरी बंद करा दी थी, बट अभी फोर्सफुली ले जाते हैं। देखा बेटा, संदीप भी कह रहा है कि फोर्सफुली ले जाते हैं, नहीं सर, उसमें ठीक तो है ना। अगर नहीं, उसमें तो अगर मैं रीपे नहीं कर पाया तो ही विल टेक माय एसेट बैक टू देयर प्लेस, जैसे गाड़ी उठा लेंगे। वही तो बता रहे हैं। वही तो है बेटा, सेम आपका अभिषेक इसमें होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभिषेक, कि आपका जो, ये आपने मुझसे पूछा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो कैसे ले सकता है, तो ऐसे ही ले सकता है। जैसे आपने अभिषेक ने सपोज किसी से लोन लिया और अभिषेक अभी घर पे है नहीं, ठीक है ना, अभिषेक ने मना दे दिया लोन लेने से, तो पहले क्या करेगा वो, आपको एज अ कोर्सन गन शॉट या वो वैसे दिखा के लेगा, और नहीं देते तो गन शॉट करके वो आपसे पेमेंट ले लेगा, या फिर आपके घर से कोई सामान उठा के ले जाएगा, आप कितना भी मना कर दो, ठीक है ना बेटा। ये होता ही है, ये इंडिया है बेटा, यहाँ सब कुछ लीगल है। यहाँ घर में बैठ के ड्रग्स बेच देते हैं, तो आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक ये है। इंडिया का कानून है बेटा। मैं डुप्लीकेट अभिषेक के साइन करा सकता हूँ, अभिषेक को पता भी नहीं चलेगा, हाँ सर, वो है सर, वो पॉसिबल है सर। ठीक है ना। जी। ठीक है, तो देखो आज जो टॉपिक हमने कवर किए, ठीक है ना, अभी इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ना बेटा, मैं सोचो इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊं, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखूं, अभी ठीक है डाउट सर। थोड़ा ले लेते हैं हम, है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर दिमाग से जाएगा भी आपके। इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। देखो बेटा, मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करा रखा है अभिषेक, ठीक है ना। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट खोला, ये मैंने करा दिया। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट विद सेक्शन नंबर मेंशन है, ये मैंने करा दिया बेटा, ठीक है ना। देख लो आप स्क्रीन में एक बार। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने कर लिया है पूरा, एसेंशियल कर लिए, एनफोर्समेंट कर लिया, ठीक है ना। अब जो लास्ट टॉपिक रहेगा ना अभिषेक हमारा नेक्स्ट क्लास में, क्या रहेगा, डिस्चार्ज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट आर द रेमेडीज। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक डिस्चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू में आता ही आता है, ठीक है ना। इसके बाद व्हाट, ये ब्रीच एंड रेमेडीज फॉर डिस्चार्ज, 2 ही टॉपिक है, फिर खत्म बेटा, ठीक है ना, खत्म। तो हमको अभी इफेक्ट से लेके पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है ना, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ना है। नहीं, डिस्चार्ज छोड़ देना बेटा, डिस्चार्ज मैं उससे कराऊंगा। पहले का पढ़ना है सर, जो अभी आपने कहा ना, हाँ, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ये है ना, ये जो मैंने ये डिस्चार्ज। कराया ना, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना अभिषेक, ठीक है। इसी के लिए मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, जो मानव ठीक है ना। केएसटीडी के बाद से पढ़ना है ना। हाँ, आपको कहाँ से पढ़ना है मैं दिखा देता हूँ एक बार, जी। पेज नंबर ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिख लो, पेज नंबर 21 से लेके, होमवर्क लिख लो, पेज नंबर 21 से लेके 26 तक, पेज नंबर 21 से 26। होमवर्क क्या है बेटा आपका, पेज नंबर 21 से 26। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभिषेक, कभी किसी एग्जाम में नहीं आया, सीएस कभी नहीं आया, ठीक है ना। जैसे सीएस के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये टॉपिक नहीं पूछे जाते, इसी के लिए मैंने इसको अभी छुड़वा रखा है, पर मैं करवा दूं, ठीक है ना, केस स्टडी में आ सकता है। जरूरी है। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या क्या करना है संडे, अभिषेक ध्यान से सुन लो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डिस्चार्ज कराऊंगा, ठीक है ना, आते ही क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज के बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक करने के बाद आपका क्या रहेगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के
ये जो वो थे ना इफेक्ट वाले वो कराऊंगा, ठीक है ना, लास्ट में एकदम, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है अभिषेक, फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा फिर बता देता हूँ। जो मेन आपको पढ़ना है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इसके एसेंशियल्स क्लियर। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, ठीक है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ड एग्रीमेंट, जो अभी कराए मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको पढ़ लेना। उसके बाद डिस्चार्ज और रेमेडीज अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज। फिर आपका पूरा टॉपिक क्लियर। ठीक है सर। क्लियर अभिषेक? जी सर। किसी को डाउट है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? अभी नहीं है सर। बताओ बेटा जोगिंदर, संदीप, किसी को डाउट है? नो सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं एक डाउट है, किस पढ़ाना मेरा सही लग रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं आता ना मेरे पढ़ाने में? सर बहुत इजीली समझाते हो आप। इजीली समझाते हैं? यस अच्छा सर। थैंक यू बेटा, मेरी सभी तारीफ करते हैं ना, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। मैंने पढ़ रखा है ना बेटा अपनी कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में, सब क्लियर है मेरा। चलो सुधीर को तारीफ करती सर आपकी। हाँ, सूखी सर सूखी मतलब तारीफ कई कर दी। टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो हाँ। खुद इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको लगता है सभी इंटेलिजेंट है, बट स्टूडेंट्स को आप बेसिक लेवल से समझाते हो कि बिल्कुल इसको कुछ नहीं पता उसको भी समझ में आ जाए। बेटा मेरा डाउन टू अर्थ है यस नेचर, सर। ठीक है ना। मैं कभी किसी बच्चे से तू तड़ावे ऐसे करके नहीं बात करता, ठीक है ना, वो करना भी नहीं चाहिए, हाँ सही ठीक है बात। ना। अब देखो आज का टॉपिक हमारा क्लियर है, इसको एक बार घर में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, टाइम रहेगा तो स्टार्ट कर देंगे, मैं उसके नोट्स के साथ तैयार रहूंगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है ना, जो आपकी कुमार की बुक प्रोवाइड की जाएंगी आपके एकेडमी से, वो एक बार पूछ लेना आप, ठीक है ना, यहाँ से पूछ के जाना है बुक के लिए, ठीक है ना बेटा। इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बुक के लिए आपको ही पूछना है, ठीक है ना। तो जो आपको बुक मिलेगी ना एक्सपेक्ट एकेडमी से, कुमार की बुक, उसमें कुमार की बुक में बुक 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दोनों है। अब देखो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो 2 क्लासों में खत्म करा दूंगा, ठीक है ना, वो इतना इजी है, छोटा टॉपिक है बहुत, तो जरूरी नहीं है। मेरे को जो लगता है जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जुडिशियल एग्जाम प्रैक्टिस में आपके एडवोकेट के प्रैक्टिस में आएगा, मैं उसको डिटेल में कराऊंगा। जैसे आपका फैमिली लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ठीक है ना, तो इसको मैं बड़ा बड़ा कराऊंगा। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, क्रिमिनल लॉ है, और ये स्पेसिफिक एक्ट, रिलीफ एक्ट है, ये सारे क्या आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें इतना वास्ट में नहीं जाना, और टॉपिक भी छोटे छोटे, बड़े नहीं, ठीक है ना अभिषेक। तो जी सर। आज की क्लास को हम इतना ही रखे बेटा, किसी का डाउट है? नो सर। बताओ बेटा, आज की क्लास पर इतनी रखे, जोगिंदर, संदीप, कोई डाउट? सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, कर सकते हैं ओवर, थैंक यू। ठीक है बेटा, आज क्लास की ओवर है, आप जा Thank- सकते हो एक एक करके, थैंक यू, बाय। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। बाय थैंक बेटा। यू। ओके। ठीक है, ठीक है बेटा, जा सकते हो आप सब। ठीक है जोगिंदर, जा सकते हो आप, लेफ्ट कर सकते हो जोगिंदर आप क्लास।